हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन और मिस्टर घोस्ट के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी। उस फाइट में वो दोनों एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल हमलों का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जीत पाता है। इधर फॉर्च्यून टेलर, शाहू और वाइल्ड ऑफ टाविस मौका देखकर वहां से चले जाते हैं। उन्हें अभी के लिए इस फाइट से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए अपनी जान बचाते हुए वो लोग वहां से चले गए थे। वहीं मिस्टर घोस्ट अंत में कहते हैं, हमें अभी के लिए फाइट नहीं करनी चाहिए। अगर हम फाइट करेंगे तो इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा। ये सुनकर जाओपेन भी फाइट रोक देता है। इसके बाद अचानक से मिस्टर घोस्ट उसे क्विंगन सेक्ट के राजों के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर उसे ये भी बताते हैं कि आखिर क्विंगन सेक्ट के पास सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन कैसे आई। अब आगे मिस्टर घोस्ट कहते हैं, आज से हजारों सालों पहले क्विंगन सेक्ट के फाउंडर को एक स्क्रोल मिला था जिसके ऊपर एक प्राचीन टेक्निक थी। उस टेक्निक को स्टडी करने के लिए वो क्विंगन सेक्ट में मौजूद मून केव में गए थे। उस मून केव में आखिर है क्या, ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस मून केव के अंदर कोई बहुत ही पुरानी ईविल पावर कैद है। उस मून केव में जाने के बाद वो लगभग 13 साल बाद लौटे थे, और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने क्विंगन सेक्ट में सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाई थी। इसी सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की वजह से क्विंगन सेक्ट पिछले हजारों सालों से टिका चला आ रहा है, वरना वो कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता। लड़के, भले ही तुम क्विंगन सेक्ट में रहे हो, लेकिन तुम क्विंगन सेक्ट के सभी राजों के बारे में नहीं जानते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर क्यों सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को अभी भी मून केव के अंदर ही रखा गया है? जब भी किसी को सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ता है तो उसे मून केव के अंदर ही जाना पड़ता है। वो अभी के लिए कहीं और बैठकर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। और इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि सिर्फ क्विंगन सेक्ट का हेड जाकर ही सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। ऐसा आखिर क्यों है? क्या तुम ये जानते हो? क्या तुम जानते हो आखिर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को टोंगटियान पीक पर ना रखकर उसे मून केव के अंदर क्यों रखा गया है? इस पर जाओपेन नाम से रिला देता है तो मिस्टर घोस्ट हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मून केव एक काफ़ी मिस्टीरियस केव है। उसके अंदर क्या है ये ना के बराबर लोग जानते हैं। बस कुछ ही लोग जानते हैं कि मून केव के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ईविल एंटिटी को कैद कर कर रखा गया है, जिस वजह से मून केव के अंदर से हमेशा एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी का यूज़ कर कर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन काम करती है, वरना सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एनर्जी दे सके इतनी एनर्जीज पूरी दुनिया में और कहीं है ही नहीं। और दूसरी बात, तुम ये बात भी नहीं जानते हो कि उस ईविल एंटिटी को कैद करने के लिए क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी 7 पीक्स पर 7 हेवन सील्स बनाई गई थी। उन्हीं हेवन सील्स की वजह से अभी तक वो ईविल एंटिटी कैद है, और उन्हीं हेवन सील्स की वजह से अभी के लिए क्विंगन सेक्ट ईविल एंटिटी की पावर का यूज़ कर पा रहा है। जिस दिन वो हेवन सील्स गायब हुई उस दिन क्विंगन सेक्ट भी लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। उसकी बात सुनकर जाओफेन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था। उसे सच में इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो मिस्टर घोस्ट को घूरने लगता है और उन्हें घूरते हुए कहता है, जब क्विंगन सेक्ट के भी ना के बराबर लोग इस राज के बारे में जानते हैं तो आखिर आप इस राज के बारे में कैसे जानते हैं? आखिर आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं? इस पर मिस्टर घोस्ट हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, लड़के, मैं बस एक मामूली इंसान हूँ जिसके बारे में जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बस तुम इतना जान लो कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में बहुत से ऐसे राज हैं जिसके बारे में तुम अभी के लिए कुछ नहीं जानते हो। जब वक्त आएगा तुम तब वो सब राज जान जाओगे। उनकी बात सुनकर जाओपेन समझ गया था कि मिस्टर घोस्ट उसे अब और कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। जाओपेन वहाँ से चला गया था और मिस्टर घोस्ट अभी भी उस मुर्दा घर के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर अभी के लिए अजीब से एक्सप्रेशन दिख रहे थे, जैसे कि वो अपनी किसी पुरानी याद को याद कर रहे हों। मिस्टर घोस्ट वहाँ से कहीं जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, और उस आवाज़ को सुनकर मिस्टर घोस्ट बुरी तरह से चौंक जाते हैं। इधर सीन चेंज हो जाता है और हमें क्विंगन सेक्ट के स्मॉल बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है। अभी के लिए कमरे में लू मौजूद थी, जो खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर के नज़ारे को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी, जो ये साफ साफ दर्शा रही थी
कि पिछले काफ़ी दिनों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लू, जो हमेशा शांत रहा करती थी, पिछले कुछ दिनों में उसकी हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो पिछले कई रातों से ठीक से सोई नहीं है। अभी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तभी अचानक से उस घर का दरवाज़ा खुलता है और कमरे के अंदर वैनमिन आ जाती है। वैनमिन को देखकर लू जल्दी से वैनमिन के पास जाती है और चौंक कर कहती है, सीनियर सिस्टर, आप यहाँ पर? जब से वो क्विंगन सेक्ट में आई थी, तब से सिर्फ 2 लोगों से उसका अच्छा बॉन्ड बन पाया था, जिनमें से एक तो उसकी मास्टर शियू थी और दूसरी थी वैनमिन। वो दोनों एक दूसरे से अक्सर सारी बातें शेयर किया करती थी। इस वजह से दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह समझती थी। वैनमिन लू को देखने लगती है और उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। लू की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल्स हो गए थे और उसके चेहरे पर अभी के लिए कमजोरी साफ साफ देखी जा सकती थी। वैनमिन लू को घूरते हुए कहती है, पिछली रात भी तुम सोई नहीं हो, है ना? उसकी बात सुनकर लू शांत हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। उस कमरे में अब अजीब सी शांति छा जाती है, जो लगभग अगले 15-20 मिनट तक कायम रहती है। फाइनली काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद वैनमिन कहती है, लू, मैं जानती हूँ तुम उसे यानी जाओफैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन वो आज से 10 सालों पहले ही क्विंगन से छोड़ चुका है। ऐसे में तुम दोनों का कुछ भी होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि तुम दोनों के रास्ते अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। और तुम भी जानती हो, सरपेंट वैली में जाकर तुमने जो नज़ारा देखा था वो कितना ज़्यादा खतरनाक था। उसमें कोस्ट किंग सेक्ट, वैंडू क्लैन और हेवान सेक्ट, इन तीनों सेक्ट के लगभग सभी लोग मारे गए थे। ऐसे में इसके भी चांसेस हैं कि उस फाइट में जाओफैन भी मारा गया होगा। ऐसे में आखिर तुम क्यों खुद को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो? इस पर लू अचानक से शांत हो जाती है और काफ़ी देर तक शांत रहने के बाद आखिर में वो वैनमिन से कहती है, सीनियर सिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर वैनमिन चौंक जाती है और चौंक कर कहती है, आखिर तुम किस बात की माफ़ी मांग रही हो? तो लू कहती है, अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला है, आज से कुछ दिनों पहले टियान अंकल, आंट सूरू और बिग बैम्बू वैली के काफ़ी सारे लोग मास्टर शियू से मिलने आए थे। वहाँ पर अंकल टियान ने तुम्हारी और सॉन्ग की शादी का प्रपोज़ल रखा था, लेकिन मास्टर शियू ने उस प्रपोज़ल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम दोनों की शादी अब नहीं हो पाएगी। ये सुनकर वैनमिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो लू को समझाते हुए कहती है, आखिर तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रही हो लू? तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। शायद हम दोनों का मिलना नसीब में ही नहीं था। खैर, अभी के लिए तुम इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। और तुम चिंता क्यों करती हो? उस दिन सिर्फ मास्टर शियू ने अंकल टियान से कहा सुनी की थी। उन्होंने मेरे और सॉन्ग की शादी के प्रपोज़ल को रिजेक्ट नहीं किया था। ऐसे में शायद फ्यूचर में वो इस प्रपोज़ल के लिए मान जाएं। तो आखिर तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? इस पर लू कहती है, उस दिन जब अंकल टियान मास्टर शियू से मिलने आए थे, उसी दिन मेरी और मास्टर शियू की फ़ाइट हुई थी। मतलब हम दोनों का झगड़ा हो गया था। इस वजह से उस दिन मास्टर शियू का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। यही वजह थी कि उस दिन मास्टर शियू ने अंकल टियान से बुरी तरह से बात की थी और उन दोनों का लगभग झगड़ा होते होते बचा था। ऐसे में तुम दोनों की शादी टूटने की जिम्मेदार मैं ही हूँ। इस पर वैनमिन उसे समझाते हुए कहती है, लू, तुम खुद को ब्लेम मत करो। मैं भी तुमसे ये कह रही हूँ कि तुम इसकी जिम्मेदार नहीं हो, तो आखिर तुम खुद को क्यों जिम्मेदार मान रही हो? अभी के लिए मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मैं तुम्हें बस इतना समझाने आई हूँ कि लू, तुम जाओफैन से बहुत प्यार करती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन शायद अब जाओफैन इस दुनिया में ही नहीं रहा है। ऐसे में अगर उसके बारे में सोच सोच कर अगर तुम अपने आगे की ज़िंदगी ख़राब करोगे, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अभी के लिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी अगर वो अभी ज़िंदा भी होता, तो भी शायद तुम दोनों कभी साथ नहीं आ पाते। ये बात सुनकर
लू के चेहरे पर अजीब सा दर्द दिखने लगता है और वो अचानक से रोते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि शायद हम दोनों कभी साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। दिन में मैं खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन रात को जब मैं सोने जाती हूँ तब मुझे उसी के सपने आते हैं और कई बार तो मुझे सरपेंट वैली के फाइट के भी सपने आते हैं कि उस फाइट में इविल बिशवॉट जाओ फैन को मार रहा है। ऐसे में मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ। अभी के लिए लू की आंखें आंसू से भर गई थी। वो रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर वैनमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने सच में लू को पिछले इतने सालों में कभी रोते नहीं देखा था, पर आज उसकी ये बहादुर जूनियर सिस्टर सच में हद से ज़्यादा हताश हो चुकी थी। लू खुद को संभालते हुए कहती है, सीनियर सिस्टर, मैं जानती हूँ कि आप और मास्टर शियू मेरा भला ही चाहते हैं। आप दोनों ये नहीं चाहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर जाओ फैन की यादों में रोती रहूं और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं। लेकिन मैं अब अकेले उसे चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। वो मेरे दिल में बस चुका है। मैं उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकती हूँ। अभी के लिए उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कमरे में मौजूद खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। खिड़की के पास खड़ी होकर वो खिड़की से बाहर नज़ारे को देख रही थी। अभी के लिए वो भी रो रही थी और बाहर भी बारिश हो रही थी, जैसे कि उसके साथ अभी के लिए आसमान भी रो रहा हो। उसकी ऐसी हालत ने वैनमिन को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। वो लू को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे थोड़ा भी नहीं समझा पाती है। आखिर में वो हार मानकर वहाँ से चली जाती है। हमें अभी के लिए उसी कमरे के, उसी घर के एक कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर अभी के लिए मास्टर शियू खड़ी हुई थी, जिन्होंने अपने हाथ में एक छाता पकड़ रखा था। उनके चेहरे पर भी अभी के लिए हल्की सी परेशानी दिखाई पड़ रही थी। पिछले कुछ दिनों में उनकी मुलाकात क्विंगन सेक्ट के बाकी सभी पीक हेड से भी हुई थी और उन सभी ने भी मास्टर शियू से कहा था कि उन्हें किसी भी तरह लू को ली से शादी करने के लिए मनाना चाहिए, क्योंकि इससे लू और क्विंगन सेक्ट दोनों का ही फ़ायदा है। मास्टर शियू भी ऐसा चाहती थी कि लू और ली की शादी हो जाए, ताकि लू जाओ फैन की याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करे, लेकिन वो चाहकर भी उसे मना नहीं पा रही थी। इसलिए उन्होंने आज वैनमिन को लू से बात करने भेजा था। लेकिन कमरे में हुई सारी बातें जब उन्होंने सुनी थी तो उनके चेहरे पर भी परेशानी दिखने लगी थी। वो समझ गई थी कि वो लू को चाहकर भी नहीं समझा सकती हैं, चाहकर भी उसे जाओ फैन को भूलने के लिए नहीं कह सकती हैं। अपने डिसाइपल की ऐसी हालत ने उन्हें हद से ज़्यादा परेशान कर दिया था। पता नहीं उनके मन में अचानक से क्या आता है और वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती हैं। अभी के लिए वो स्मॉल बैम्बू वैली के जंगलों में चली गई थी। वहाँ वो क्यों गई थी, इसका किसी को कुछ पता नहीं था। खैर, अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।